बेस्ट। और आज हम एक नए विषय को समझने की कोशिश करेंगे, कुछ शब्दों को, जैसे सत्य और तथ्य। आखिर सत्य किसे कहते हैं और तथ्य किसे कहते हैं? क्योंकि हम जब भी किसी प्राचीन ग्रंथ को पढ़ने की कोशिश करते हैं या किसी प्राचीन सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं तो बार बार सत्य बदल जाता है। तो ऐसा क्यों होता है, इसको हम आज जानने की कोशिश करेंगे। तो सत्य के लिए वैदिक स्कूल के आधार पे एक वैदिक स्कूल के बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं श्री शंकराचार्य जी। श्री शंकराचार्य जी ने कहा है, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, यानी ब्रह्म ही सत्य है और बाकी जगत झूठ लगता है या झूठ है। और बात सत्य भी है, मगर भ्रम क्या है? अब सवाल ये आता है। तो भ्रम को एशियन में भ्रम जिसे कहा जाता था, उसको आज के समय में एकेडमिक्स में कहा जाता है मेथडोलॉजी। मतलब जिस मेथडोलॉजी के आधार पे हम चीज़ों को देखते हैं वही सत्य है, बाकी झूठ है। क्योंकि हमारी निजी मेथडोलॉजी, हमारी सोशल मेथडोलॉजी की इम्पैक्ट की वजह से बनती है, इसलिए हम पहले सोशल मेथडोलॉजी को समझने की कोशिश करते हैं। अब सोशल मेथडोलॉजी बनती है सामाजिक आस्थाओं से। सामाजिक आस्थाएं क्या है? सामाजिक भ्रम बनता है सामाजिक आस्थाओं से। और सामाजिक आस्थाएं हैं मैरिज सिस्टम, माँ बाप, भाई बहन, चाचा मामा ताऊ, जितने भी हम आइडेंटिटी या रिश्ते कैरी करते हैं, ये सब सामाजिक विवाह नामक एक सामाजिक आस्था से निकलते हैं कि मैरिज की वजह से ही सारे रिलेशन निकलते हैं। करेंसी, सारा क्लास सिस्टम करेंसी क्रिएट करता है। तो हमारी जो सोशल फाइनेंशियल क्लास है वो हमारे पास कितना पैसा है या करेंसी डिसाइड करती है। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हमारी सोसाइटी में पावर डिसाइड करता है किस पोस्ट पे है। वैसे ही जो हमारे लीगल सिस्टम है वो हमारे सोशल एथिक्स तय करता है, सामाजिक सत्य तय करता है, जिसके आधार पे हम सोचते हैं, विचार करते हैं। उसको जस्टिफाई करता है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि जस्टिफाई करके उसे और मजबूत करता है हमारे सोशल ट्रुथ को। अब नेशन एक सामाजिक आस्था है जिसके अंदर ये सारी सामाजिक आस्थाएं लागू होती हैं। तो हर नेशन पे लागू सामाजिक आस्थाएं उसका सामाजिक सत्य बनाती हैं। अब इसे दूसरे तरीके से समझते हैं कि तथ्य और सत्य में क्या फ़र्क है। अगर इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हमें मदद करेगा समझने में कि तथ्य और सत्य में क्या फ़र्क है, वो क्वेश्चन है कि हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। अब अलग अलग सामाजिक आस्थाओं के आधार पे अगर मैं बोलूँ तो मैं किसी का बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, किसी का भतीजा हूँ। तो मैरिज नामक सामाजिक आस्था मुझे किसी अलग अलग लोगों के रिश्ते से जोड़ती है, मेरा रिलेशन जोड़ती है अलग अलग एक कम्युनिटी के साथ। तो वो सामाजिक आस्था है जो मुझे आइडेंटिटी देती है रिश्तों की, कि मैं किसी भाई हूँ, भतीजा हूँ, भांजा हूँ। ये सब मैरिज सिस्टम से निकला है। तो ये सत्य है। सत्य की रचना यहाँ पे कौन कर रहा है? मैरिज सिस्टम नामक एक सामाजिक आस्था कर रही है। अब मैं गरीब हूँ, अमीर हूँ, मिडिल क्लास हूँ, ये एक करेंसी नामक सामाजिक आस्था तय करती है कि मैं आर्थिक तौर पे समाज में गरीब हूँ, अमीर हूँ। मेरी कैपेबिलिटी कि मैं कि वो तो समाज के ऊपर है कि समाज में पैसे की क्या वैल्यू है, मगर किस समाज में पैसे की क्या वैल्यू है, मगर वो तय करती है मेरी फाइनेंशियल क्लास। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मेरी पावर तय करता है कि एक सोसाइटी में मेरी क्या पावर है, मेरे क्या अधिकार है और मेरे क्या कर्तव्य है, सब ये एडमिनिस्ट्रेटिव पावर तय करता है। एजुकेशन सिस्टम कि मैं कितना पढ़ा लिखा हूँ, कौन सी डिग्री है, ये सब जो डिग्री वाली आइडेंटिटीज़ है, मेरी क्वालिफिकेशन की आइडेंटिटीज़ है, ये मेरा एजुकेशन सिस्टम तय करता है। लीगल सिस्टम बताता है कि मैं अपराधी हूँ या मैं एक आम आदमी हूँ या मैं ठीक हूँ, गलत हूँ। तो ये सारे सामाजिक सत्य, सामाजिक आस्थाएं मिलके सामाजिक सत्य की रचना करती है। उसके बियॉन्ड मैं क्या हूँ, उसके बियॉन्ड मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, वो हुआ तथ्य। तथ्य ये है कि मैं हूँ, मैं एग्जिस्ट करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। सत्य ये हुआ कि जो सामाजिक आस्थाओं से, ह्यूमन क्रिएटेड सामाजिक आस्थाओं से बना। जब भी एक आदमी सोचता है तो अपने सामाजिक सत्य के आधार पे सोचता है।
और यहीं पे हमारे हिस्टोरियंस भी गलती करते हैं हिस्ट्री को समझने के लिए। जैसे मैं महाभारत का एक उदाहरण दे देता हूँ, का वो चलता है, जुआ चलता है। उसमें एक शर्त लगाई जाती है कि लोग अपने आखिरी तक, मतलब आखिरी पैसा खर्च होने तक या अपनी सारी संपत्ति खोने तक खेलेंगे। तो अब दो समाजों में क्या फ़र्क रह जाता है। अब कुरु समाज को देखेंगे, कुरु कहते हैं शैविक सिस्टम में ये ट्राइबल सिस्टम आता है, ब्लड ब्रदर ट्राइबल सिस्टम। यहाँ पे जल जंगल ज़मीन जनता की प्रॉपर्टी है, निजी संपत्ति नहीं है। वहीं पे दूसरा आता है पांडवों का वैष्णव सिस्टम, क्योंकि वह पांडवों का भी कुरु नहीं माना गया, क्योंकि उनके ब्लड रिलेशन नहीं था इस ब्लड ब्रदर ट्राइब के साथ, तो उन्हें कभी भी कुरु नहीं माना गया, उन्हें कभी कुरु का ब्लड नहीं माना गया, मतलब किसी भी गढ़ का ब्लड नहीं माना गया। उन्हें अलग अलग, क्योंकि उनके फादर थे पांडवों के, तो उन्हें पांडु पुत्र तो बोला गया, मगर कभी भी उन्हें कुरु नहीं माना गया। तो जब उनका राज्य बसाया उन्होंने अपना, कुरुओं ने, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि वैष्णव दर्शन के आधार पे बसाया, क्योंकि वो गढ़ सिस्टम नहीं था, वो एक परिवार नहीं था, वो एक परिवार के राजा नहीं थे, वो वैष्णव सिस्टम में है, जहाँ जल जंगल जमीन राजा, जमींदार या नेशन की प्रॉपर्टी होती है। इवन वुमेन मेल की प्रॉपर्टी होती है, यानी वुमेन को सेकंड सिटीजन के तौर पे देखा जाता है। ये नायकवाद के साथ आता है, जमींदारी सामंतवाद भूमिहार के साथ आता है, और जो गढ़ सिस्टम ट्राइबल सिस्टम के साथ आता है। अब इसमें अगर युधिष्ठिर हारता है तो वो अपनी जमीन, राष्ट्र, सब कुछ हार सकता है, क्योंकि वो राजा है और वो सब उसकी प्रॉपर्टी है। और गुरु अगर हारते तो वो सिर्फ अपना कैश और कुछ पालतू जानवर हार सकते थे, क्योंकि पालतू जानवरों को करेंसी की कैटेगरी में डाला गया है, और जो कैश उनके पास है वो उनकी प्रॉपर्टी है। बाकी जल जंगल ज़मीन उनकी प्रॉपर्टी नहीं है। तो वो हारते तो सिर्फ कैश हारते और अपने पालतू जानवर हारते, और अगर यहाँ पे पांडव हारते तो वो सब कुछ हार सकते थे, जो एंड ऑफ द डे वो हार गए। अगर इसी को हम दूसरी जगह पे देखें, दोनों सोसाइटी के अलग अलग सत्य हैं, और इसी को अगर हम जब पांडव 5 गांव मांग रहे हैं तो वहाँ पे देखें तो, क्योंकि कृष्ण आ रहा है कि उनका न्योता लेगा कि वो 5 गांव दे दो, मगर 5 गांव क्यों मांगे, इतना और भी ज़मीन मांग सकते थे। मगर ये है कि 5 गांव इसलिए मांगे गए क्योंकि अगर कुरु गांव दे देते तो वो कुरु नहीं कहलाते, वो गढ़ परिषद नहीं रहते, जो उनका सिस्टम था वो गढ़ सिस्टम नहीं रहते, गणतांत्रिक सिस्टम नहीं रहते, क्योंकि कुरु सिस्टम में जल जंगल जमीन कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है। अगर उन्होंने 5 गांव दे दिए तो वो भी वैष्णव दर्शन की कैटेगरी में आएंगे, जहां राजा की प्रॉपर्टी है जल जंगल जमीन और राजा उसे दान कर सकता है। तो बेसिकली ये था। और फिर उसके बाद कोई ऐसा कारण नहीं रहता कि क्यों पांडव कुरुओं के राजा बने, क्योंकि अगर पांडव कुरुओं के राजा बनते तो कुरु कुरु नहीं रहते। तो दोनों बेसिकली अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़े थे, मतलब खास तौर पे कुरु लोग अपनी आइडेंटिटी के लिए लड़े थे कि ब्लड ब्रदर जो ट्राइब था, जिन्हें आज की डेट में कुरुओं को राजपूत के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्लड ब्रदर ट्राइब में उनका राजा उनकी ट्राइब का हिस्सा होता है, मतलब उनके परिवार का हिस्सा होता है। उनके परिवार के बाहर कोई उनके ऊपर राज नहीं कर सकता कुरुओं के ऊपर। तो दोनों सोसाइटी का अलग अलग, दोनों सिस्टम में ट्रुथ अलग अलग है, और दोनों अपने अपने सत्य के आधार पे देख रहे हैं। और हमारी सबसे बड़ी गलती होती है हम ब्रिटिश सिस्टम में रहते हैं अभी, सिविलाइज सिस्टम में, और हम हिस्ट्री को सिविलाइज सिस्टम के आधार पे देखने की कोशिश करते हैं, जो हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। इसलिए किसी भी समाज को समझना है तो उसके सामाजिक सत्य के आधार पे समझो, उसके सामाजिक सत्य, उसके सोशल एथिक्स बताएंगे, और आपको समझ में आएगा कि क्यों वो उस एथिक्स, किन एथिक्स को बचाने के लिए वो लड़ रहे थे। इसलिए सभी प्राकृतिक चीज़ों को, मतलब नेचर अगर जो सब प्राकृतिक चीज़ें हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, या जो घटित हो चुका है जिसे बदला नहीं जा सकता, उसे तथ्य की श्रेणी में रखा है, और सत्य की वो धारणा की जो सामाजिक आस्थाओं के आधार पे बनी। आई होप आप सत्य और तथ्य में फ़र्क समझ गए होंगे,
और इसलिए यही कारण है कि हम तथ्यों के आधार पर सत्य की रचना करते हैं।